हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं। हर तकलीफ में, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपने हौसला मुझे दिया है कि भाई वीडियोस बनाओ, मैं थोड़ा बीमार भी था लेकिन फिर भी आपने मुझे हौसला दिया कि भाई वीडियो बनाओ, हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती है, आपकी वीडियो से समझ आ रहा है। तो इसी हौसले ने फ्रेंड मुझे दोबारा से वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसी तरह से मुझे अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPU, HPSSB और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JYT की तैयारी करवा रहा हूं। तो ये लाइंस बोलने के लिए ना मैं थोड़ा तरस गया था फ्रेंड्स 5-6 दिन से कि ये लाइंस बोलनी थी पर नहीं बोल पा रहा था। थोड़ा आपको पता है, जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ा है, और आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़िए। जो भी मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ा है उसे पता है, सारी अपडेट है कि भाई मैं क्यों वीडियो नहीं बना पाया, किस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से ही, DBMS। तो फ्रेंड्स, इसको ना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने मान लो 1 मिनट भी आगे स्किप की ना वीडियो, 1 मिनट भी, तो आपको क्या होगा ना, पिछले वाला सारा ही भूल जाओगे। पिछले वाले का आपको पता ही लगेगा कि पीछे मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं, क्योंकि DBMS को आपकी सबसे पहले डिमांड थी कि भाई हमें DBMS लेकर आओ। ठीक है, क्या थी आपकी डिमांड? DBMS लेकर आओ। इसीलिए मैं DBMS लेकर आया, क्योंकि इसको सब बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं और इतना ईजी सब्जेक्ट मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत इजी है। जिस वे में मैं पढ़ाऊंगा उस वे में आप बस एक वो करना कि इसे स्किप मत करना। अगर कहीं छोटा सा स्किप कर दिया तो आपको वो जो मैं टेबल बना के दिखाऊंगा बीच में, वो आप बोलोगे भाई ये तो क्या लिख दिया, वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। क्यों होने वाली लंबी? क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो के 2 पार्ट लाता तो आप पिछले वाले वीडियो से इसका रिलेशन ही नहीं कर पाते अगले वाले पार्ट का। तो इसीलिए लंबी होगी, लेकिन जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाएगा ना, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता फिर कोई भी क्वेश्चन DBMS से आ जाए, क्योंकि बेसिक आता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप पक्का ही पक्का कर लोगे। तो अब इस भाषणबाजी को यहीं बंद करते हैं, तो बढ़ते हैं अपने DBMS की तरफ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना होगा कि डाटाबेस क्या चीज है। ठीक है, कि हमें डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी और डाटाबेस है क्या चीज। आप बोलोगे कि सबसे बड़ी सिंपल सी बात बोलेगा कोई भी कि डाटा को स्टोर करने के लिए हम डाटाबेस बना देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे भाई यार मैं डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस बना रहा हूं। ठीक है, हर कोई यही बोलेगा डाटा को स्टोर करने के लिए हम डाटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये सही बात है? बताइए मुझे, क्या ये सही है कि आप डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस बना रहे हो? मान लो मेरी कंपनी है 10 इंप्लॉइज की। ठीक है, मेरी कंपनी 10 इंप्लॉइज की है, तो आपको क्या लगता है आपको वहां डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी? मुझे बताइए, वहां आपको डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी? वहां आप एक्सेल की शीट में काम नहीं कर सकते? वहां आप MS वर्ड पे काम नहीं कर सकते? वहां आप नोट पैड पे काम नहीं कर सकते? बताइए, ये सारे हमारे फाइल सिस्टम है। क्या है? फाइल सिस्टम्स है। इससे क्या होता है, एक हमारी एक टाइप की फाइल्स बनती है ना, जैसे आप इसको सेव करते हो एक टाइप की फाइल बन के आती है बाहर। ये सारा हमारा फाइल सिस्टम है। ये हमारा डाटा हम किस में स्टोर कर रहे हैं? फाइल्स में स्टोर कर रहे हैं। तो आप मुझे ये एक बात बताइए कि जब हमारा काम इसमें चल रहा है तो हमें डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? बस इतना के मुझे बताइए। देखो फ्रेंड्स, अब मान लो अगर तो 10 बंदों की कंपनी है, ठीक है, तब तो आप MS एक्सेल पे काम कर सकते हो। 100 की कंपनी है तब आप MS एक्सेल पे काम कर सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे फेसबुक है, उसमें 250 करोड़ लोगों के 250 करोड़ लोगों के क्या है? अकाउंट्स है। क्या है? अकाउंट्स है। क्या वो MS एक्सेल पे अपना डाटा रख सकती है? बोलोगे भाई हाँ रख सकती, क्यों नहीं रख सकती? चलो मैंने मान लिया MS एक्सेल पे रख दिया। तो एक बात बताओ,
आपको डाटा रखने से थोड़ा मतलब है कि आपने डाटा रख दिया। अब मैं जब मेरे को जरूरत होगी तो डाटा मैं क्या रिट्रीव कर पाऊंगा? 250 लाख 250 करोड़ बंदों का, 250 करोड़ बंदों में से अपना डाटा रिट्रीव कर पाऊंगा? बस इतनी के दिमाग लगाइए, सोचिए, नहीं कर पाऊंगा। डाटा जब मुझे चाहिए होगा, अब मुझे अपडेट करना होगा डाटा में, मैं अपडेट कर पाऊंगा अगर मैं फाइल सिस्टम के थ्रू चलूं, ये MS एक्सेल में रखूं? बोल लो आप, कर पाऊंगा? नहीं कर पा सकता। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें डाटा बेस की जरूरत पड़ी है यहां पे, कि अगर तो छोटे डाटा को रखना हो तो आप क्या कर सकते हो? MS एक्सेल को रख सकते हो। लेकिन अगर जहां आपका 250 करोड़ का डाटा, 250 करोड़ बंदों का डाटा, एक आसान बात नहीं होती, 250 करोड़, हम तो जीरो लगाना ही भूल जाएंगे, करोड़ों में जीरो कितनी होती है, उतना डाटा रखना, तो भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। तो इसीलिए हमारे पास यहां पे मैं आपको DBMS का रोल आता है, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है फ्रेंड्स? देखो डाटाबेस इज द, देखो मैंने ये क्या किया यहां पे हाईलाइट, सिस्टमैटिक एंड इंटररिलेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत सारे डाटा को एक साथ इकट्ठा कर दोगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डाटाबेस कहेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। किस में? सिस्टमैटिक। अब आप बोलोगे क्या सिस्टमैटिक वे? भाई मैं अगर आपको, ये टेबल है हमारा, ठीक है, इस टेबल के ऊपर मैं बोलूं कि यहां पे आप क्या करिए, 10 बुक्स, मैं आपको 10 बुक्स दे देता हूं कि भाई इसके ऊपर 10 बुक्स रखिए। आप कैसे रखोगे? वो आपकी मर्जी, आप ऐसे फैला के रखेंगे, ठीक है, आप ऐसे फैला के रखेंगे जिससे आपका पूरा टेबल ही भर जाए, वो आपकी मर्जी है। वो आप एक के ऊपर एक बुक रखें, वो आपकी मर्जी है। आप इधर ही रखना चाहिए, इस कोने में, इस कोने में रखना चाहिए, वो क्या होगा? एक सिस्टमैटिक वे होगा। आपकी मर्जी, जहां आपने बुक्स रखनी है रखिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब दूसरा क्या बोला? एंड इंटररिलेटेड डाटा, ठीक है। और क्या बोला मैंने? इंटररिलेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा। अब समझिए, जैसे मेरे पास HPU है, ठीक है, HPU है, यहां पे मेरे पास क्या होगा? HPU क्या कभी, एक बात समझिए, HPU क्या कभी किसी जनगणना डिपार्टमेंट का डाटा रखेगा अपने पास? उसने क्या करना? वो ऐसा ये सोच के रखेगा कि भाई मेरे पास कल के लिए कोई आ सकता है कि जनगणना का डाटा दो। HPU को उसके डाटा से कोई मतलब नहीं है। अब मैं बोलूं कि अर्थक्वेक का डाटा, परसों अर्थक्वेक आया था, वो डाटा उसने रखा होगा कि भाई नहीं, ये मेरे से पूछ सकता है HPU में अर्थक्वेक कब का आया था? वो डाटा उसके लिए नीड नहीं है। वो डाटा आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जैसे HPU है, उसके लिए कौन सा डाटा उसके लिए हो जाएगा? HPU मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके लिए डाटा कौन सा होगा? टीचर का, डिपार्टमेंट टीचर का, स्टूडेंट का, स्टाफ का, वो डाटा इसका रखेगा अपने पास, ठीक है, वो डाटा इनका रखेगा। अब आप बोलोगे कौन सा डाटा, कैसा डाटा? मतलब टीचर का, इसकी एम्प्लॉय ID क्या है, इसका नाम क्या है, इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का, स्टाफ का, कोर्स का कौन सा दे रहा है, वो उस चीज का डाटा रखेगा। तो ये क्या हुआ? सारा इंटरलेट हुआ ना, एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है, सारे एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर का क्या होगा? टीचर भी नहीं होंगे तो स्टूडेंट फिर भी उपद्रव मचा ही देंगे। लेकिन क्या होता है? इंटरलेटेड डाटा, ठीक है, इंटरलेट करे जो। अब डाटाबेस की जरूरत देखो किस लिए पड़ी? वेयर वी स्टोर एंड मैन्युपुलेट डाटा। मैन्युपुलेट का मतलब होता है इंसर्ट करना, मतलब उस डाटा डालना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारा मैन्युपुलेशन होता है। उसके लिए एक वर्ड डाल दिया मैंने, मैन्युपुलेट, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई डाटाबेस, आपने बोला डाटाबेस क्या होगा? MS एक्सेल क्यों नहीं यूज होगा कि भाई इससे डाटा निकालना ही मुश्किल होगा? जी हाँ, क्यों होगा? अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि HPU में हर साल 2000 बच्चा एडमिशन लेता है। अब सोचिए कि हर साल अगर 2000 बच्चा एडमिशन लेता है तो HPU 1970 में बनी थी, 1970 से अगर कोई बंदा जाए, 1975 का बंदा जाए, बोले कि मुझे मेरा डाटा चाहिए, तो क्या होगा? अगर उन्होंने यहां पे डाटा बेस अपना बना के रखा होगा, ठीक है, अगर अपना डाटा बेस बना के रखा होगा तो उन्हें कुछ भी नहीं है, यहां पे अपनी क्वेरी डालेंगे, अपना वो डालेंगे कि भाई इसका डाटा चाहिए, वो उनका डाटा बेस रिट्रीव करके दे देगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं यहां से आपको डाटा बेस समझ आ गया होगा कि डाटा बेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जहां पे भी हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा, जैसे फेसबुक छोड़िए, HPU ही लीजिए, अगर HPU हमारे पास, HPU भी छोड़िए, HP भी लीजिए, ठीक है, HP ने अगर अपना डाटा बेस नहीं बनाया होता, ठीक है, अगर अपना डाटा बेस नहीं बनाया होता तो समझिए वो अपना डाटा किस में रखती? एक फाइल्स में रखती कि इस स्टूडेंट ने इसके लिए मेरे लिए
क्या किया, अप्लाई किया है, एक फाइल में रखती। अब देखो क्या होता, ये मेरी MS फाइल है, MS एक्सेल की फाइल है, आज निकली JYT की पोस्ट, ठीक है, आज कल को निकलेगी मान लो क्लर्क की पोस्ट, कल को निकलेगी प्रोग्रामर की पोस्ट, ठीक है। अगर HPU ने क्या किया होता, JYT मान लो कि एक डाटा मतलब डाटाबेस नहीं बनाया होता, एक्सेल के ऊपर काम करा रही थी, तो उसने क्या करना था, JYT की अलग से एक्सेल की फाइल बनानी थी, ठीक है, क्लर्क की अलग से एक्सेल की फाइल बनानी थी, प्रोग्रामर की अलग से एक्सेल की फाइल बनानी थी, होता डाटाबेस में भी यही है। लेकिन अब देखिए, क्या ये डाटा आपस में इंटरलेट कर पाते वो तो ये ही नहीं कर पाते कि इस स्टूडेंट ने, कमल ने JYT का फॉर्म भरा है, कमल ने ही क्लर्क का फॉर्म भरा है, कमल ने ही प्रोग्रामर का फॉर्म भरा है, वो तो इसी को नहीं क्या कर पाते, इंटरलेट ही नहीं कर पाते आपस में। तो जब उनका डाटाबेस स्ट्रांग है ना, जब उनका डाटाबेस स्ट्रांग है, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालते हो, वहीं आपके पास सारे के सारे जो आपने फॉर्म भरे वो सारे एक साथ ही आ जाते हैं। क्यों? वो डाटाबेस की वजह से आते हैं, ना कि MS एक्सेल फाइल्स की वजह से आते हैं। समझे आप? अब आता है DBMS क्या चीज है। अब आप इसको डेफिनेशन आती है DBMS की क्या चीज है। अब मुझे नहीं लगता आपको DBMS की डेफिनेशन, आपको मैंने ये बोल दिया, DBMS एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर, जो कि इसको मैनेज करने के लिए काम आता है। किसको? डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काम आता है। DBMS एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाटाबेस को एक्सेस करने, रिट्रीव करने, डिलीट, मैनिपुलेट करने के लिए काम आता है। आया समझ? अब आप यहां से DBMS की डेफिनेशन बनाओ जरा। पहले तो आपको क्या बनानी, अगर कल को आपको क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि DBMS इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पहले आपको वहां पे डाटाबेस की डेफिनेशन तो बोलेगा कि डाटाबेस की डेफिनेशन भी तो इसके अंदर आएगी। क्या आएगा? याद रखना, DBMS हमारे पास सॉफ्टवेयर है डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अब ये मत सोचना कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम ही नहीं सॉफ्टवेयर की तरह मिल रहा है तो ये सॉफ्टवेयर कैसे है। मेरे भाई, DBMS हमारे पास, बस इतना ध्यान रख लीजिए, सॉफ्टवेयर है इस डाटाबेस को क्या करने के लिए, इस डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अब आप बोलोगे कि भाई इसको सिंपल एक्सेस क्यों नहीं कर रहे हम, हमें DBMS की ही जरूरत क्यों पड़ी यहां पे। मेरे भाई देखो, जो हमारे पास MS फाइल वगैरह होती थी ना, MS एक्सेल वगैरह होते थे, फाइल सिस्टम फाइल होती थी जो हमारे पास, उसमें क्या होता था, उसमें अनस्ट्रक्चर्ड वे होता था। क्या होता था? एक अनस्ट्रक्चर्ड वे होता था कि हाँ आप डाटा कैसे भी निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जो DBMS है वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे देता है। क्या देता है? एक स्ट्रक्चर वे देता है। जैसे SQL है आपके पास, SQL क्या देती है आपके पास? एक स्ट्रक्चर्ड वे देती है किसी डाटा को रखने का, उसको निकालने का। कैसे रखोगे कैसे नहीं रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है उसमें, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि DBMS ये है, DBMS के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे फिर, अगर आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हो तो देखिए, यहां देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, MySQL, ठीक है। SQL को MySQL पढ़ते हैं, SQL, ठीक है। अब देखिए ये MySQL, Oracle है कि नहीं है? ठीक है। अब बताइए, MySQL हो गया, Oracle हो गया, DB2 हो गया IBM का, Fox Pro हो गया, SQL सर्वर हो गया। अब देखो MS एक्सेस भी आपका डाटाबेस है, DBMS है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। DBMS की एडवांटेजेस क्या थी, जो हमारे को फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस थी वो इसकी एडवांटेजेस थी। तो फ्रेंड्स, डाटा रिडंडेंसी क्या है हमारे पास? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मतलब कि डाटा को हम डुप्लीकेट क्या कर देते हैं, डाटा की डुप्लीकेट एंट्री कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डाटा रिडंडेंसी। अब सुनिए कि मैं आपको डाटा रिडंडेंसी क्या समझा रहा था, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। देखिए, मेरा अगर मन किया फ्रेंड्स कि मैंने MA में भी एडमिशन लेनी है और PGDCA में भी एडमिशन लेनी है, 2 कोर्स के लिए मेरा मन किया इस साल करने को। ये मेरा MS एक्सेल है, ये भी MS एक्सेल है, ठीक है। जिसके पास जहां मैं कोर्स एंट्री कर रहा था, उस बंदे ने क्या किया, पहले मेरी MA वाली शीट में मेरा नाम डाला, ठीक है, MA वाली एक्सेल शीट में डाला, फिर उसने किस में डाला? PGDCA वाली में डाला। अब देखिए, अब इस वजह से क्या हुआ,
जो डाटा स्टोर हुआ उसके लिए भी हैवी स्टोरेज चाहिए थी। क्यों? इसमें मेरा डाटा अलग से एंट्री हुआ, इसमें अलग से एंट्री हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे मेरे डाटा की डुप्लीकेशन होगी, हुई कि नहीं हुई? डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ इन्होंने क्या करना था, यहां सिर्फ मेरा कोर्स चेंज करना था और यहां पे भी कोर्स चेंज करना था और सारा डाटा वही का वही था। तो ये डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ? वहीं अगर ये डाटा बेस में अगर सेव करना चाहते, ठीक है, डाटा बेस में अगर सेव करना चाहते तो उन्होंने सिर्फ क्या करना था, मेरा एमए के साथ सिर्फ पीजीडीसीए जोड़ना था। तो ये क्या हो जाना था, मेरे पास डाटा सेव उसी में ही, एक ही टेबल में मेरा डाटा सेव हो जाता, या फिर ये इंटरलेट कर देते। ठीक है, आया समझ? तो ये है फ्रेंड्स डाटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। अब समझिए डाटा इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ। डाटा इनकंसिस्टेंसी और डाटा रिडंडेंसी में थोड़ा ही डिफरेंस है। समझिए कि अब देखो मेरा डाटा इन्होंने यहां सेव कर दिया, यहां पे भी, इस एक्सेल पे भी, इस एक्सेल पे भी। ठीक है, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज देखिए और डीबीएमएस के एडवांटेज देखिए। अब इन्होंने यहां पे मेरा डाटा सेव कर दिया। ठीक, मान लो मैंने कल को अपना एड्रेस चेंज करवाना था। ठीक है, मैं गया इनके पास, मैंने बोला मैंने अपना एड्रेस चेंज कराना है। ठीक है, मैंने एड्रेस चेंज करवाया, इन्होंने सिर्फ वो एड्रेस इसी में ही चेंज किया, एड्रेस चेंज वो इन्होंने सिर्फ इस वाले एक्सेल में किया, इस वाले में ही नहीं किया। डाटा को, यही इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। मेरा डाटा दोनों फाइल्स में अलग अलग हो गया। अब ये एड्रेस अलग हो गया और ये एड्रेस अलग हो गया। वहीं अगर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वहां पे डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। ठीक है, डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती क्योंकि जब आप डाटा यहां पे एक टेबल पे डाटा चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल पे भी डाटा चेंज हो जाएगा। समझे आप? ये है डीबीएमएस का एडवांटेज एक। अब सुनिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब देखो क्या होता है, आपको इंडियन रेलवे की बात ही बताता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले इंडियन रेलवे की बात समझिए कि अगर आपने कोई मतलब ट्रेन बुक करवानी है, ठीक है, ट्रेन बुक करवाई आपने एक, तो आप ये बताइए, तो उन्होंने अपना सारा का सारा डाटा आपको कॉन्फिडेंशियल दिया क्या? नहीं दिया ना। सारा डाटा कॉन्फिडेंशियली डाटा दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अब देखो उन्होंने सिर्फ आपको वो चीज दी सिर्फ जो आपके काम की थी। ज़्यादा ट्रेन शेड्यूल दे दिया कि ये ट्रेन इस टाइम चलती है, उसकी टाइमिंग दे दी, आपने कहाँ से चलना है, कहाँ से चढ़ना है, कौन सा आपका स्टेशन रिसीविंग पॉइंट होगा, कौन सा ड्रॉप पॉइंट होगा, बोर्डिंग पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट आपको बता दिए। ठीक है, सिर्फ उतना की चीजें आपको डाटाबेस में दिखाई दी आगे। ठीक है, डाटाबेस में आपको क्या एक्सेस करने की परमिशन दी। लेकिन अगर फाइल सिस्टम होता, अगर मैं बोलता इसको ये मुझे फाइल सिस्टम मुझे चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ, कमल हूँ, ठीक है, अब मैं बोलता मुझे इसका एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी लगाना बहुत टफ हो जाता और इसमें सिक्योरिटी लगाना बहुत आसान है। इसमें सिक्योरिटी क्या की लगाई इन्होंने, इसकी देखो आईआरसीटीसी की क्या हुआ, उन्होंने सारी की सारी सिक्योरिटी लगा दी है, जिससे अब हमें जितनी चीजें चाहिए वो चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और सब पे सिक्योरिटी है। अब हमें वो अपनी इंप्लॉयज की सैलरी दिखा रहे नहीं दिखा रहे। अगर वो फाइल सिस्टम शो करते तो उन्हें ये डाटा मैनेज सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हालांकि इसमें भी दे सकते थे, पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे कि आप हर एक, उसमें क्या होता है आपको हर एक को डिफाइन करना पड़ता है कि आप इसको ये सिक्योरिटी दोगे, इसको ये सिक्योरिटी दोगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। तो इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, इसने सिर्फ आपको डाटा की, डीबीएमएस ने आपको डाटा की सिक्योरिटी भी दी, जो आप जिसको दिखाना चाहो बस उसकी परमिशन दो और चीज़ों के लिए आप उसको रिवोक कर दो, एक्सेस नहीं दो। अभी मैं आपको जब ये बताऊंगा ना डीसीएल कमांड्स वगैरह आगे डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो पढ़ाऊंगा एसक्यूएल की, तब आपको समझ आएगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो लास्ट में आते हैं एटोमिसिटी प्रॉब्लम। क्या होता है जब आपने कभी देखो गूगल पे से किसी अपने फ्रेंड को पैसे भेजे होंगे, ठीक है, ये गूगल पे आपका फ़ोन है, ये दूसरे फ्रेंड का फ़ोन है, ये सर्वर है, आपने यहाँ से पैसे भेजे, ये बैंक का सर्वर है, ये गूगल पे का सर्वर है, यहाँ से आपने पैसे भेजे, ठीक है, गूगल, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ से जब पैसे गए तो उसने बैंक सर्वर से आइडेंटिफिकेशन की कि भाई ये पैसे मेरे हैं, कि ये बंदे जिस बंदे ने ये मांगे हैं उस बंदे के पैसे हैं कि नहीं। तो ये बैंक के पास गया, बैंक ने बोला हाँ ये इसी के हैं और ये इधर गए और इधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो गूगल पे यहाँ से यहाँ भेजता, गूगल पे सर्वर पे जाता और बैंक के पास आइडेंटिफिकेशन के लिए जाता और वो बोलता कि हाँ ये इसी के है और वो गूगल पे के सर्वर पे अटक जाते,
गूगल पे के सर्वर पर अटक जाते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं, हाँ भाई कोई नहीं, आपके गूगल पे के सर्वर में अटक गए, ठीक है, मेरे पैसे पहुंचे चाहे ना पहुंचे, मेरे से चले गए, ठीक है। तो वो बंदा चाहे इसको नहीं मिलते तो ये तो ऐसा बोलता आपको, भाई मुझे पैसे ही नहीं मिले, मुझे पैसे चाहिए, चाहे तूने भेजे चाहे ना भेजे, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे पैसे चाहिए, होता है ऐसा। तो इसमें क्या होता है, एटोमिक डाटाबेस मैनेजमेंट की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि अगर ये आपकी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती तो ये आपकी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देता है, मतलब ये दोबारा से आपके अकाउंट में या डेबिट कर देगा, या जब तक कमिट नहीं किया इसने कि भाई मैंने उसके पैसे पहुंचा दिए तब तक ये काम करता रहेगा। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। अब फ्रेंड्स समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसे, कि अगर हमें डाटाबेस बनाना पड़ता है ना, जब हमें डाटाबेस बनाना है तो उससे पहले हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, बताओ आप, ठीक है। तो हमें उससे पहले किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो देखो, जब आपको मान लो अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, एक आपको बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसका मैप बनाना पड़ेगा, नक्शा बनाना पड़ेगा। गांव में बना देते हैं, हर कैसे बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जब आप शिमला में या फिर कहीं शहरों में घर बनाना चाहते हो तो आपको एक आर्किटेक्चर के थ्रू एक क्या बनाना पड़ेगा, आर्किटेक्टर के थ्रू एक क्या बनाना पड़ेगा, एक नक्शा बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब वो नक्शा पास होगा तब जाके आप एक बिल्डिंग बनाओगे, ठीक, तब जाके एक, कि आप ऐसा होगा कि अगर आप बिना नक्शे की बिल्डिंग बनाओगे ना तो क्या होगा आपके पास, अगर आप बिना नक्शे की एक बिल्डिंग बनाओगे तो आपको ऐसा हो जाएगा कि भाई कभी आपको ये लगेगा कि इसमें तो यार वास्तु दोष था, ठीक है, इस साइड को वॉशरूम नहीं चाहिए था मुझे, इस साइड को वॉशरूम चाहिए, और इस साइड को मुझे कमरा नहीं चाहिए था, सिंगल कमरा, इस साइड को डबल कमरा चाहिए था, इस साइड को ऐसा। तो क्या आप उस बिल्डिंग को गिरा सकते हो, फिर बना के गिरा सकते हो? बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। अगर आप बना के गिरा देते हो फिर बनाते हो तो भाई आप बहुत ही खतरनाक आदमी हो, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको एक डाटाबेस बनाना हो, ठीक है, एक डाटाबेस, मैं मतलब सिर्फ सिंपल मैं आपको आरडीबीएमएस की बात करूंगा यहाँ पे, किसकी, रिलेशन डाटाबेस, जिसमें हम डाटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्म में। याद रखिएगा, जो आरडीबीएमएस होता है उसमें हम डाटा को टेबल की फॉर्म में रखते हैं, ऐसे टेबल की फॉर्म में, समझ गए। तो ईआर डायग्राम क्या होता है, अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा और इसको बताऊंगा कि इसको आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे। आज तक आपने कभी नहीं सीखा होगा कि भाई इसको टेबल में मैं कैसे कन्वर्ट करूं, इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। फिर रो टपल क्या होते हैं वो सीखेंगे, रिकॉर्ड क्या होता है, एसक्यूएल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, की क्या होता है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा मैं भी, ठीक है। ईआर डायग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर पीटर चैन, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंड्स, ये डॉक्टर पीटर चैन थे, ठीक है, डॉक्टर पीटर चैन, ठीक है। उसके बाद कि कब, 1976 में, नॉन टेक्निकल डिजाइन और कंसेप्चुअल व्यू और ब्लूप्रिंट, क्या लिखा मैंने, सब कुछ लिख दिया कि नॉन टेक्निकल डिजाइन, जैसे आप एक नक्शा बना रहे हो ना, ठीक है, ये तो नक्शे से भी बहुत आसान होता है, अभी मैं जब बना के दिखाऊंगा तो ये बहुत आसान होता है, नक्शे से भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉन टेक्निकल डिजाइन है। कंसेप्चुअल व्यू, जैसे आपका फ्लो चार्ट होता है ना, डब्बे डब्बे जैसे बना के, देखा होगा आपने, सी लैंग्वेज में बनाते होंगे, तो वही चीज है, वैसे ही डब्बे डब्बे जैसे बना के एक हम व्यू देते हैं कि ये हमारा ईआर डायग्राम। अब हमें ईआर डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मान लो आप मुझे क्या कहते हो, ठीक है, मैं एक क्या हूं, मैंने एक डाटाबेस बनाने वाला बंदा हूं, प्रोग्रामर हूं, ठीक है। आप क्या हो, आप एक प्रिंसिपल हो कॉलेज के, आप मुझे बोलते हो कि भाई मुझे ऐसा सा डाटाबेस बनाना है जिसमें मैं ये स्टूडेंट्स के यहाँ रखूँ, यहाँ पे मैं टीचर रखूँ, ये मेरे कोर्सेज हो, और इस तरह से मेरा एक टेबल बन जाए, एक मेरा डाटा लिंक हो जाए और डाटा बन जाए, ठीक है। डाटा लिंक इंटेंट एंड ईआर डायग्राम की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई नहीं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो मैं कल को कोई मुझे बोले कि आप, तो आपका प्रिंसिपल मुझे बोले कि भाई मुझे ऐसा सा चाहिए कि जिसमें मैं स्टूडेंट्स को भी रख सकूं और मैं अपने टीचर्स को भी रख सकूं, सब ऐसा डाटाबेस बना के दे दो मुझे, तो मैं उसको पहले क्या दूंगा, एक ब्लूप्रिंट दूंगा। पहले मैं डाटाबेस ही बनाने लग जाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर मुझे पहले मैं, अब वो मेरे को साथ साथ आ रहा है, मैं डाटाबेस बना रहा हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद बोले भाई मुझे ये नहीं करना, तो भाई मुझे एसक्यूएल की कमांड्स के साथ वो डिलीट करना डाटा कितना टफ होगा। जैसे मैं आपको बिल्डिंग तोड़ना टफ होगा, वैसे ही वो डाटा डिलीट करना
इंसर्ट करना, पूरा डाटा डिलीट इंसर्ट करते ही मैं रह जाऊंगा। तो मैं पहले उसको ये बताऊंगा भाई ये ब्लूप्रिंट है मेरे पास, ये ब्लूप्रिंट ले, और ये ऐसा मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो होता है मेरे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एंटिटीज। अब इसमें क्या होती है ना, और एंटिटीज होती है। एंटिटीज कुछ नहीं होता, जो टेबल का नाम होता है ना उसको हम एंटिटी बोल देंगे, ठीक है। जैसे टेबल का नाम अगर स्टूडेंट होगा ना तो ये हमारी एक एंटिटी हो जाएगी। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट रुकिए, जैसे ही मैं आपको आगे इसका एग्जाम्पल बताऊंगा ना आपको ये सारी की सारी लाइनें समझ आ जाएगी एंटिटी क्या है और क्या है। अब RDBM रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, allows us to link different tables and different types of data। मतलब ये क्या करता है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब तो कम यूज होता है, लेकिन हमारे को यही पढ़ाया जाता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री की, जैसे मैंने यहाँ किया स्टूडेंट के नाम से, तो मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है, टीचर के साथ, और कौन सा टीचर मुझे पढ़ाने वाला है, कौन सा टीचर मेरी क्लास ले रहा है, वो सारा सब कुछ हम किस में नोट करते हैं, एक रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अपने ER डायग्राम की तरफ, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ER डायग्राम, मैं आपको अब बताने वाला हूं ER डायग्राम से हम मतलब जो हमारा टेबल है वो कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, डिजाइन कैसे करते हैं और उसमें रिकॉर्ड टपल वगैरह क्या होते हैं, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात, देखिए ये स्टूडेंट क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये कोर्स क्या है, एक एंटिटी है, और ये फैकल्टी क्या है, एंटिटी है। अब आप बोलोगे एंटिटी क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि जैसे स्टूडेंट है ना मेरा, ये क्या हो जाएगा, हमारा टेबल नेम हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट क्या है, एक जिसके आगे फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं कॉलेज। जैसे आप स्टूडेंट हो कॉलेज में, मैं बोलूंगा मेरा एज है, नेम है, स्टूडेंट आईडी है, एड्रेस है, फोन नंबर है, जेंडर है, तो मेरी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोल दूंगा, एट्रीब्यूट कह दूंगा, और जो मेन होगा जो स्टूडेंट है उसको मैं क्या कह दूंगा, एंटिटी कह दूंगा। बस इस बात को समझिए, जो आपका नाम होगा, टेबल का जो नाम होगा ना, ये मेरा टेबल बनने वाला अभी, ठीक है, ये टेबल बनने वाला है, तो इसी को मैं एंटिटी कह दूंगा। ये भी मेरा टेबल बनने वाला है, इसे मैं एंटिटी कह दूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, स्टूडेंट कोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, स्टूडेंट है वो क्या पढ़ेगा, स्टडी करेगा कोर्स को, स्टूडेंट सिर्फ कोर्स को स्टडी करने जाएगा, ना कि टीचर को स्टडी करने जाएगा, ठीक है। अब जो कोर्स है वो कौन पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा टीचर। अब जैसे मैं टीचर हूं, कमल टीचीज कंप्यूटर कोर्स, रिलेशन है कि नहीं कोर्स और मेरे बीच, ठीक है। अब कंप्यूटर कोर्स इज स्टडीड बाय किसके बीच, आप लोग पढ़ रहे हो, रिलेशन बताया इसने कि नहीं, हाँ या ना, रिलेशन बताया एंटिटी रिलेशन डायग्राम में। और HPU के वाइस चांसलर ने मुझे बोला कि भाई मुझे एक ऐसा टेबल बना के दो जिसमें मैं ये सब कुछ स्टूडेंट कोर्स और फैकल्टी को एक साथ रखूं और इनके बीच एक रिलेशन बना पाऊं, ठीक है। अगर अब मुझे कमल का डाटा चाहिए होगा, जैसे मेरा डाटा चाहिए होगा, तो मुझे एक साथ मिल जाए, रिट्रीव हो जाए सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके HPU के वाइस चांसलर के बाद क्या बोल दिया कि भाई ये लो स्टूडेंट ये है, ये कोर्स है, ये फैकल्टी है, ठीक है, ये तीनों एंटिटी दे दी मैंने उसको ये, और मैंने उनके बीच बता दिया कि ये स्टडी करेंगे, ये कोर्स ऐसे, फैकल्टी ऐसे करेंगे, और टेबल नेम होगा वो मेरा एज होगा, नेम होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, एड्रेस होगा, उनका फोन, एक टेबल में मेरे पास ये आएंगे, एक टेबल में ये आएंगे, और एक टेबल में ये आएंगे, ठीक है। और आपस में कैसे जोड़ूंगा, स्टूडेंट को स्टूडेंट आईडी जोड़ दूंगा, यहाँ भी स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे मेरे पास फैकल्टी आईडी। आइए समझते हैं कैसे जोड़ूंगा। अब ये बस एट्रीब्यूट ध्यान रखिएगा, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एज, स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। चलो अब मैं इसको RDBMS में कन्वर्ट करता हूं इस टेबल को, कि इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, और फिर उससे आपको मैं बताऊंगा रिकॉर्ड टपल वगैरह क्या होते हैं और कैंडिडेट की वगैरह क्या होता है, ठीक है। देखिए यहां से टेबल बनाना ना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, देखो अगर आपने यहां नक्शा तैयार कर दिया ना, देखो नक्शा आपने ऊपर तैयार कर दिया, ये कि आपने ये करना है, तो चलिए आइए आपको DBMS सिखाते हैं दोस्तों कि क्या होता है DBMS। हो गया डन, ये टेबल। अब आप यहां टेबल का जो नाम दोगे ना, जो ये टेबल नेम दोगे ना, वो क्या दोगे, स्टूडेंट। दिया आपने टेबल नेम यहां स्टूडेंट, और यही आपका एंटिटी है, क्या है, एंटिटी। टेबल के नाम को ही आप क्या बोल दोगे, स्टूडेंट, और यही आपकी एंटिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अब सबसे पहले आपने यहां क्या लिखा, यहां लिखा आपने उसका
स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर टाइप, यहाँ लिखा आपने नेम, यहाँ लिखा आपने देखो नेम लिख लिया, स्टूडेंट आईडी लिख ली, यहाँ मान लो एज लिख दिया, यहाँ से आपने उसका जेंडर लिख दिया, यहाँ आपने उसका लास्ट में एड्रेस लिख दिया। लो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप मुझे। चलो अब कोर्स की बारी आती है। यहां इस टेबल का नाम क्या हो जाएगा, इस टेबल का नाम हो जाएगा कोर्स। अब आप बोलोगे कि भाई हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं? भाई इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम आपस में लिंक बना सके इनके बीच, और लिंक बना चुके। अब आप देखो अगर एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हो तो इसका अलग बनता है, इसका भी अलग, इसका सबका अलग, इसमें भी सबका अलग ही बना रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या होता, लेकिन जब आपको रिट्रीव करनी होती ना, उससे इंफॉर्मेशन निकालनी होती, कितना टफ होता है, और इसमें देखना भी कितना आसान होने वाला है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, तीनों के टेबल बना दिए। कहां से? यहां से। आपको मैंने इसका फर्स्ट का समझा दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया, ऐसे ऐसे ही सेम मैंने बनाया। अब आप बोलोगे कोर्स में फैकल्टी में, तो फैकल्टी आईडी आपने यहां लिख दिया, मैंने फैकल्टी आईडी यहां लिखा कि फैकल्टी की कुछ आईडी होगी, और मैंने कोर्स में क्यों लिखा फैकल्टी आईडी? फिर भाई ये कोर्स ये फैकल्टी पढ़ा रही है, इसीलिए मैंने फैकल्टी की आईडी लिखी, ठीक। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैंने आपको बोला कि आपस में सारे जुड़े हुए हैं। कैसे? ये देखो स्टूडेंट आईडी है ना, इसका रिलेशन देखो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे जो कोर्स है वो ये स्टूडेंट आईडी का है। अब समझिएगा मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको, समझिएगा, इसे ढंग से समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। ये आपके पास फैकल्टी आईडी और ये है आपके पास फैकल्टी आईडी, ठीक है, समझा? अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। अब देखो इधर से आपको क्या लग गया पता, अब आपको यहां से एक चीज पता लग गया कि ये जो स्टूडेंट आईडी कमल है, जिसकी एज 25 साल है, जेंडर मेल है, एड्रेस उन्ना का है, वो क्या कर रहा है, उसने कहां के लिए, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है? कोर्स 1 एमए के लिए, ठीक है। कोर्स आईडी कौन सी? कोर्स 1 एमए के लिए अप्लाई कर रखा है, और उस बंदे का जो टीचर है वो है देव, मेल है, और सैलरी से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और फैकल्टी आईडी क्या है उसकी? F1 है। आप समझिए कृतिका, ये जो कृतिका है, ये कृतिका का 24 साल एज है, फीमेल है, जो शिमला से है, उसका जो टीचर है, देखो उसका जो टीचर है वो कौन है? वो C2, उसका जो कोर्स आईडी है वो C2 है, उसको बीए कर रही है, बीए, और उसका टीचर कौन है? ओमकार मेल। आया? इसने क्या किया, देखो स्टूडेंट का अलग टेबल बनाया है, कोर्स का अलग टेबल बनाया है, और इसका अलग टेबल बनाया है, लेकिन आपस में सबको ज्वाइन कर दिया है, रिलेशन बना दिया है। आप समझिए अगर ये आपने एक्सेल में किया होता, ये सारा ही काम आपने एक्सेल में किया होता, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप यहां कमल, अब आपको क्या करना पड़ना था? तीनों फाइलें अलग अलग ओपन करनी पड़नी थी, ठीक है। लेकिन नहीं, अब आपने जैसे यहां पे कमल अपने डाटाबेस में आपने एंटर किया कि मुझे कमल का डाटा दो, तो ये सारा का सारा डाटा आपके पास वहां शो हो जाएगा कि कमल 25 साल का है, मेल है, उन्ना है, और कोर्स आईडी उसकी C1 MA है, और F1 फैकल्टी आईडी ये है, देव ये है, और सारा का सारा डाटा आपको शो हो जाएगा। लेकिन अब देखो मैंने बोला था ना आपको डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये, अब वो मुझे सैलरी से लेना देना नहीं है टीचर की, तो वो क्या कर देगा, इसको मुझे दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। मुझे फैकल्टी आईडी से लेना देना नहीं है, वो फैकल्टी आईडी दिखाएगा नहीं, वो डायरेक्ट मुझे देव बताएगा इसका टीचर ये है और ये है। HPU वाले जब मुझे टीचर ने बोला कि मैंने उसको ये दिखाया कि भाई ये लो, उसने बोला कि हाँ भाई मुझे ऐसा ही टेबल चाहिए था कि जैसे मैंने अगर आरती का अगर डाटा लेना चाहूँ तो 25 साल की है, फीमेल है, सोलन है, तो मैं क्या कर सकूँ कि भाई मुझे इसका यहीं से पता लग जाएगा। अब जैसे वो अपने डाटाबेस में आरती डालेगा ना, आरती नहीं स्टूडेंट आईडी डालेगा, आरती से तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्टूडेंट आईडी मतलब 3 डाल लेगा कि आरती की स्टूडेंट आईडी उसको पता 3 है, तो उसके बाद सारा डाटा आ जाएगा। ये आरती नाम की लड़की है, 25 साल की है, फीमेल है, सोलन की है, और इसका कोर्स आईडी C3 है, और इस कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है, और इसका टीचर जो फैकल्टी है वो रीना है, वो फीमेल है, और ये 12,000। अगर प्रिंसिपल चेक कर रहा हो तो सैलरी चेक कर सकता है इसका। अब देखो उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा ये होगा कि अगर अब उसको ये फायदा हो जाएगा, अगर वो सिर्फ टीचर के देखना चाहता है कि टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हो, तो सिर्फ टीचर को भी एक्सेस कर सकता है एक ही प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखो ये क्या है, मेरे पास टेबल नेम है ना,
तो टेबल को ही हम इसमें रिलेशन कहते हैं, टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है। याद रखना, टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें टेबल्स होते हैं आपस में क्या कर रहे होते हैं, देखो ये जैसे ये इसके साथ मिला हुआ है, ये इसके साथ, ये क्या होते हैं, आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इसमें टेबल को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो ये कॉलम्स होती है ना, ये कॉलम्स, ये देखो ये जो ये कॉलम्स है ना, ये इसी को ही हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। देखो मैंने आपको उस टाइम बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स, वही देखो एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है? इस टेबल जो आरडीएमएस का टेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ये क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स है। क्या है? एट्रीब्यूट्स। याद रखिए क्या है ये, एट्रीब्यूट्स। और सिंगल जो यूनिक नाम होता है, जैसे नेम है, एज है, जेंडर है, ये यूनिक नाम है, इसीलिए इसी को हम क्या कह देते हैं, फील्ड भी कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि एट्रीब्यूट को ही हम, देखो जो इसके कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम को ही हम क्या कहते हैं, कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं। देखो ये कॉलम्स है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसी को ही हम एट्रीब्यूट कहेंगे। और ये जो इसके देखो, ये जो इसमें नाम यूनिक नेम है ना, जैसे यूनिक नेम है तो लेकिन एट्रीब्यूट का ये यूनिक नेम, तो इसी को ही हम फील्ड कहते हैं। और आम भाषा में तो इसको हम कॉलम कहते हैं, और तो इसी को ही हम कॉलम भी कहते हैं। लेकिन जब हम टेबल की बात करते हैं आरडीबीएमएस की, तो इसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, इसी को हम फील्ड कहते हैं। आया समझ? अब जो ये रोज है ना, ये रोज है, ये क्या है, रोज, ये क्या है, रो। अब रो क्या है, रो, ये क्या है, रो। और रो को ही हम ट्यूपल कहते हैं, टपल ट्यूपल जो बोलना वो बोलो, इसी चीज को हम क्या कहेंगे यहां पे, रो को ही हम ट्यूपल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूपल, टपल ट्यूपल जो कहना है वो कहते हैं। और रो ऑफ रिलेशन, ये सारे क्या है, रो ऑफ रिलेशन, सबका आपस में रिलेशन है ना कुछ, तो इसी को क्या कहते हैं, हम टपल कहते हैं। रो को ही हम टपल कहते हैं। याद करना, ट्यूपल टपल जो भी है। और जो ये, अब देखो ये जो मेरा ये है ना रो, ये रो है, ये सारी मेरी क्या है, एक रो है। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, टपल कह दिया। लेकिन अब इस टपल में भी सुनिएगा, लेकिन इस टपल में भी ये जो सारा है ना, ये क्या है, ट्यूपल को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड। याद रखिएगा, रिकॉर्ड भी इसे ही कहते हैं। आया कुछ समझ में आपको? कि अबे आपने इसको रिकॉर्ड क्यों कहा? क्योंकि देखो 5 निशांत, 25 एज, ये जेंडर मेल, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं ना, ये इसी निशांत का ही डाटा ना सारा, तो इसका क्या बन गया, ये एक रिकॉर्ड है, कि ये इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। अब मैं एचपीयू में हूं, मैं एक क्लर्क हूं, अब मुझसे बोलेंगे कि भाई इसका रिकॉर्ड दिखाओ मुझे, तो मैं उसका रिकॉर्ड क्या दिखाऊंगा, ये सारा रिकॉर्ड दूंगा। आगे इसके नंबर, नेम, सब कुछ होगा, एग्जाम क्या है, कौन सा क्लास है, देखो जैसे मैंने याद दिया कि इसका ये टीचर है, ये क्या है, सारा एक रिकॉर्ड है। तो इसी को ही मैं क्या कहूंगा, टपल, इसी को कहूंगा रिकॉर्ड। इसको जो रो होगी उसको टपल और रिकॉर्ड कहा जाता है। याद रखना, टपल, रिकॉर्ड, रो एक ही बात आ जाती है। लेकिन रो होता है जो वो होता है कि पूरा का पूरा। अब देखो ना, अब 5 और निशांत को तो आप एक टपल बोल सकते हो कि ये भी एक रो है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड क्या होगा, उसका सारा का सारा जितना भी ये सारा डाटा ना, 5 निशांत, 25 मेल, मंडी, और कोर्स 5 ले रखा है, MMA कर रहा है, कुछ MMA कर रहा है, C5, और उसका टीचर श्याम है, मेल है, बस ये सारा का सारा क्या है उसका, ये उसका क्या है, एक रिकॉर्ड है बना के रखा हुआ, ठीक है। उसको ही रिकॉर्ड कहते हैं। यही टपल है, यही रो है, यही उसका रिकॉर्ड होगा। आया आपको समझ में? अब डिग्री क्या होती है और कार्डिनलिटी क्या होती है, देखो मैंने आपको समझा दिया, टेबल समझा दिया, मैंने आपको एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम भी समझा दिया, टपल, रिकॉर्ड, रो भी समझा दिया। अब समझिए नेक्स्ट, कार्डिनलिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होता है ना, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमारी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और कार्डिनलिटी क्या होती है कि जितने इसके नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रोज है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है, 1 5 6 6, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स इसका किसका कंसेप्ट हमारा,
नेम किसका, एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम, ये सारे, रोज, टपल, रिकॉर्ड, ये सारे, और डिग्री हमारी ये कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 4, डिग्री वो होगी, कार्डिनलिटी कितने रोज है वो हमारी कार्डिनलिटी होगी, टेबल को ही हम इसमें रिलेशन कहते हैं, और टेबल नेम को हम इसमें आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी इसको हम स्टूडेंट कहते हैं। कहीं आपके पास आ जाता है कि डीबीएमएस में हम टेबल को क्या कहते हैं, तो डीबीएमएस में हम टेबल को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आया समझ। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इसमें डिफिकल्टी रही होगी कि क्या टपल, क्या रिकॉर्ड, क्या रो, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारे पास एसक्यूएल। अब सबसे पहले एसक्यूएल की जरूरत क्यों पड़ी। अब मानो मैंने आपके साथ अगर बात करनी है, ठीक है, मैंने अगर आपके साथ बात करनी है, मैं किस वे में कर रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं ना आपसे, किस लैंग्वेज में कर रहा हूं, हिंदी में बात कर रहा हूं, ताकि आपको आगे समझ आ सके। ठीक है, आपको आगे समझ आ सके, आपको समझ आती भी हिंदी है, मान लो आपको समझ आती भी हिंदी और मैं भी आपको हिंदी में समझा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रॉपर हो पा रहा है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो और मैं आपकी बात भी समझ पा रहा हूं, जब हमारे बीच आगे हिंदी में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही एसक्यूएल की पहली फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल नहीं बोलते फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सीक्वल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सीक्वल। सीक्वल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एक्चुअली एसक्यूएल अलग अलग आ जाता है ना, तो लगता है कि भाई ये एसक्यूएल ही है, पर ये सीक्वल। क्या है फ्रेंड्स, अगर आप बात से बात कम्युनिकेट करोगे तो आप बोलोगे सीक्वल। ठीक, तो अब ये क्यों यूज होती है, ये इसलिए यूज होती है अगर आपको अपने डाटाबेस के साथ बातचीत करनी है। ठीक है, अगर आपको अपने डाटाबेस के साथ बातचीत, मतलब आप तो बातचीत नहीं करोगे, मतलब अगर आपको यहां से कोई डाटा एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो वो किसके थ्रू करोगे आप, वो करोगे एसक्यूएल के थ्रू। और ये क्या बताता है, एसक्यूएल क्या बताता है, एसक्यूएल डिफाइन करता है स्ट्रक्चर। क्या डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस, की डाटाबेस का स्ट्रक्चर मेरा कैसा होगा, आ रहा होगा आपको समझ। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, इन्हें नोट करते रहिए फ्रेंड, इन्हें नोट करते रहिए ताकि आपके लिए इजी हो। तो मैंने क्या कहा, जो एसक्यूएल होगा वो क्या करेगा, आपको डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, और बातचीत अगर आपने इस साथ डाटाबेस से कुछ डाटा निकालना है, डालना है, वो भी किसके थ्रू होगा, एसक्यूएल के थ्रू ही होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो एसक्यूएल क्या क्या लिखा है, क्रिएट, मैन्युपुलेट, शेयर एक्सेस, मतलब डाटा को आपके डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, उसे एडिट, मैन्युपुलेट का मतलब मैं आपको हर बार बता रहा हूं, मैन्युपुलेट कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मतलब डाटा डाल सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, शेयर और एक्सेस, मतलब शेयर कर सकते हो, और यहां से इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो आप, एक्सेस कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। मान लो आपको डाटा कमल का चाहिए तो आप यहां से डाटा कमल का निकाल सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारी एंटिटी है, टेबल को रिलेशन बोलते हैं, ये हमारे कॉलम है, ये एट्रीब्यूट है, ये कॉलम फील्ड, एक ही बात आती है, एट्रीब्यूट कॉलम फील्ड। इसमें हम रिलेशन आरडीबीएमएस में कॉलम को, इन चीज़ों को, ये देखो ये चीज़ें हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, फील्ड कहते हैं। जो ये रो है इसी को ही हम टपल भी कहते हैं, इसको ही रो कहते हैं, इसी को ही हम रिकॉर्ड कहते हैं। अब आता है फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट एसक्यूएल की जो 4 मेन लैंग्वेजेस, इसकी भी सब लैंग्वेजेस है। ठीक है, एसक्यूएल की भी अंदर सब लैंग्वेजेस है, जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। डीएमएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आप बोर हो गए होंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है ये। देखो जो डीडीएल होता है ना, सबसे पहले समझिए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है। अब देखिए, अब तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप एंटिटी से, ठीक है, एंटिटी ईआर डायग्राम से जब आपको टेबल बनाना तो कैसे बनाओगे, ठीक है, बताया था ना वो। लेकिन उस टेबल को बनाने के लिए जो आपको एसक्यूएल आनी चाहिए वो कैसे डिफाइन करोगे, उसमें वो लैंग्वेजेस है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। ठीक है, तो चलो आइए समझते हैं। अब देखो एक वर्ड आता है स्कीमा। स्कीमा कई बार पेपर में पूछा जाता है, स्कीमा क्या है। स्कीमा कुछ नहीं है, डिजाइन ऑफ अ डाटाबेस, कि डाटा बेस को हम कैसे डिजाइन करेंगे, वही स्कीमा होता है। और डीडीएल
जो DDL होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये भी हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने, मतलब समझिए कि मेरा टेबल कैसा होगा वो कौन डिफाइन करेगा, DDL। क्या कौन डिफाइन करेगा, टेबल को क्रिएट कौन करेगा, DDL। जो DDL लैंग्वेज होगी, जो मेरा टेबल होगा ना उसको कौन क्रिएट करेगा, DDL। जो मेरा टेबल होगा उसको अगर मैंने ऑल्टर करना, टेबल को अभी अंदर के डाटा को नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं टेबल को, ये बाहर ये टेबल बना रहा हूं मैं अभी आपके सामने, ठीक है। तो अगर इसको मैंने क्रिएट करना होगा तो क्या करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, DDL, वहां क्या होगा, DDL यूज होगी, ठीक है। अगर मुझे ऑल्टर करना है, मतलब ऑल्टर का मतलब समझिए कि अगर मुझे एड्रेस के साथ यहां फोन नंबर भी आगे जोड़ देना है, ठीक है, फोन नंबर वाला एक कॉलम जोड़ना है, तभी मेरे DDL जुड़ेगी। अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, मेरा DDL यूज होगी। अब ये हो गया। अब समझिए बेसिक सी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि DDL का काम है कि आपका जो टेबल है वो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो सारा काम किसका होगा, DDL का। बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि DDL आपका सिर्फ टेबल क्रिएट करेगा। अब टेबल के अंदर डाटा जो इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो कौन करेगा, DML। मतलब आपने यहां एक कमल 25M ये जो सब कुछ लिखना है, ये किसके थ्रू लिखोगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू। डाटा आप इंसर्ट किसके थ्रू करोगे, DML के थ्रू। अपडेट करना है, कमल की एज 25 से 26 हो गई, ये अपडेट करना है, ये इसके थ्रू। डिलीट करना है, कमल जी हो गए यहां से पास आउट, कहां से करोगे, यहीं से, DML के थ्रू, ठीक है। अब आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब क्या है, समझिएगा मेरी बात। अब क्या है कि जैसे ये मेरा डाटाबेस है सारा, ठीक है। अब मान लो कि आप किसी स्टूडेंट के, अब आपने देखो मैं स्टूडेंट हूं कमल, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूं कमल। आप मुझे सिर्फ मेरा डाटा दिखाएंगे, ना कि इन सब का डाटा दिखाएंगे आप नहीं दिखाओगे। क्यों दिखाओगे, जो मेरे काम का ही नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, अब आप मुझे क्या करोगे, यहां पे सिर्फ मुझे इसमें ग्रांट दोगे, ठीक है, इसको ग्रांट दोगे और इसको रिवोक कर दोगे, इन सब डाटा को नहीं दिखाओगे। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ आप वो डाटा दिखाओगे जो मेरे से जिससे मुझे लेना देना है, कुछ और कोई डाटा नहीं दिखाओगे। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, यहां परमिशन देती है, भाई सिर्फ इस कमल को, जब कमल अपना डाटा देखेगा तो सिर्फ कमल अपना ही डाटा देखे, इसको सिर्फ इसकी ग्रांट दो, और सब चीज इसको रिवोक मतलब इसको परमिशन नहीं दो, इसकी परमिशन एक्सेस कर, वो इसकी परमिशन यहां से प्रिविलेजेस हटा दो, ठीक है, इसके प्रिविलेजेस इनको देखने के हटा दो, ये सिर्फ अपना ही डाटा देख सके और किसी का डाटा नहीं देख सके, ठीक है। तो ये कौन करता है, DCL। परमिशन कौन देता है यहां पे, एक्सेस ग्रांट एंड परमिशन टू योर यूजर, वो देता है आपका DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, TCL। अब क्या होता है, ठीक है, या जैसे मैंने अभी आपको गूगल पे का थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, कि क्या होता है कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी होगी, अगर वो पूरी की पूरी हो जाएगी तो वो कमिट कर देगा कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है, ठीक है। यहां से मैंने किसी को पैसे भेजने थे, वो उसको मिल गए, तो ये वहां तक मिल गए उसे, तो ये कमिट हो गया, मतलब उसको पैसे मिल चुके हैं। अब रोल बैक, या तो देखो सर्वर से ही मुझे वापस आ जाएंगे मेरे खाते में कि भाई वहां का सर्वर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, आप ये वापस ले लो, वो पैसे मुझे वापस आ जाएंगे, रोल बैक, ठीक है। होता ना कई बार आप यहां से पैसे भेजते हो और पहुंचते नहीं है और आपको वापस आ जाते हैं, तो होते रोल बैक। अगर वहां पहुंच गए तो वो कमिट हो गया कि पूरी पूरी होगी, ठीक है। सेव पॉइंट, देखो कई बार क्या होता है कि 3-3 दिन बाद पैसे आते हैं, क्यों होता है कि देखो यहां से इस सर्वर पे तो चले गए, अब वो क्या होता है, वो एक सेव पॉइंट बन चुका है, ठीक है। बैंक के सर्वर तक तो चले गए, मेरे खाते से पैसे कट गए, तो वो क्या होगा, एक मेरे लिए सेव पॉइंट होगा, ठीक है। सर्वर मेरे लिए एक सेव पॉइंट है, वहां से आगे अब क्या करना है, उसको आगे ट्रांसफर पैसे करने, सिर्फ सर्वर से। अब मेरे से हो चुका है सर्वर तक, सर्वर से आगे जहां उसने कट दिए थे, उसके ट्रांजैक्शन कट गई होगी ना, उसने मुझे रोल बैक किए ना उसने आगे पैसे भेजे, वो कहां सेव हो गए, वो सेव हो गए एक सर्वर पे, सेव पॉइंट की आगे जब जाएंगे, जब आगे बैंक खुलेंगे, जो भी उनकी प्रोसेस रहती होगी, तो आगे वो क्या करेंगे, उसको बाद में वो उसी सेव पॉइंट से उसको आगे भेज देंगे पैसे को, ठीक है। वो होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये सारी फ्रेंड्स क्यों यूज हुई, मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की सीक्वल क्या है और ये क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि
तो चलिए आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं की तरफ। की क्या है फ्रेंड्स? की है हमारे पास, की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। समझे आप इसको? नहीं समझे होंगे। देखो एट्रीब्यूट मैं तब से लेकर आपको बोल रहा हूँ, कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम मेरे पास एट्रीब्यूट है। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब ये एक कॉलम का नाम मेरे पास क्या है? एट्रीब्यूट। अगर मैं इन दो को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। सेट मतलब जैसे आप, तो जैसे ये पेन है, अब मैं ये दो पेन ले रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सेट ऑफ पेन, दो सेट का पेन का सेट है, ठीक है। तो वैसे ही एट्रीब्यूट क्या है? एक नाम है, अब दो, अगर मैं दो को जोड़ दूंगा तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड, जो कि आपको एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड क्या है? मैं आपको रिकॉर्ड बता चुका हूं फ्रेंड। रिकॉर्ड है आपके पास ये सारा टपल या रो को ही हम रिकॉर्ड बोलते हैं। मतलब अब सुनिएगा मेरी बात। अब देखो अगर आपको ना रोल नंबर से आइडेंटिफाई करना है, नेम से आइडेंटिफाई, एज से, एड्रेस, यहां तो आपके पास नाम है, ठीक है। लेकिन आपके पास रो में है कि रो यहां कुछ है, रोल नंबर दिया, यहां नाम है, कुछ दिया हुआ इस साइड तो सिर्फ आपको नेम दिए हैं कि आप एज से किसी को डिफाइन कर सकते हैं, एड्रेस से किसी को फाइंड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब रो की बात आती है तो रो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? मुझे बताओ। नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां तो कोई नाम ही नहीं है। तो आप तभी तो आप फ्रेंड्स क्या लोगे? एट्रीब्यूट लोगे। देखो क्या, क्यों लोगे? क्योंकि आपको रो का तो यहां तो नाम है नहीं, कोई नहीं, और नाम तो ऊपर ही है। यहां के लिए रो के लिए कोई नाम नहीं है, इसीलिए आपकी की यूज होगी। की यूज होती है टू आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड। देखो आया ना आपके पास कि किसी रिकॉर्ड या रो को आइडेंटिफाई, टपल को आइडेंटिफाई, मतलब ये रो, अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास क्या होगी? एक पूरी की पूरी की। तो उसको आप क्या बोलोगे? की है, ठीक है। उसको क्या कहोगे? की कहोगे आप। अब आप बोलोगे कि भाई इसको क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? अब कहाँ कैसे डिफाइन करोगे मेरे भाई? आप डिफाइन कैसे करोगे? यहां कुछ है, रोल नंबर बोलूंगा मैं, रोल नंबर 1, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि रोल नंबर है मेरे पास, ये सारी रोल नंबर की रो है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं मेरे को इसका पूरे का रिकॉर्ड निकाल के, तो निकाल के दे सकते हो आप? नहीं निकाल के दे सकते। तो इसीलिए आपकी क्या यूज होगी? कीज यूज होगी पूरे के पूरे रिकॉर्ड को निकालने के लिए, ठीक। अब सुपर की और कीज एक ही बात है, ठीक है। सुपर की और की डेफिनेशन एक ही है, ये सेम बात है, ठीक है, सेम ही बात है। अब देखो क्या है यहां पे, समझने की कोशिश करना मेरी। अब मैं आपको बोल लूंगा कि रोल नंबर से आप मेरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पूरी पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने बोला एक रोल नंबर है कमल, ठीक है। ये दोनों एक ही क्लास के बंदे, कमल एक ही क्लास का है, 25 साल का है, उन्ना है, एक ही क्लास के, दोनों एक ही अलग अलग बंदे हैं ये, ठीक है, अलग अलग है ये। ऐसा मत सोचना एक ही है ये। रोल नंबर जब अलग दे दिया ना मैंने, इसको अलग दे दिया, तो एक ही ये अलग अलग है, ठीक है। तो समझिए कि अगर मैंने आपको बोला कि रोल नंबर से, ये आपने रोल नंबर डाला, ठीक है, एक रोल नंबर कमल को बुलाओ, तो आप सारा का सारा रिकॉर्ड डाटाबेस से निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना देना? हाँ निकाल सकते हो। अब मैंने बोला दूसरी बात आपको कि रोल नंबर से नहीं, नाम से निकालो। अब आप यहां फंस जाओगे। क्यों? यहां भी कमल, यहां भी कमल, दोनों अलग अलग कमल। आपकी ये की बन सकती है? नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि आपके रो को नहीं निकाल के दे सकती मेरे लिए, रो को पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं निकाल। कमल ये मेरे लिए रिकॉर्ड निकाल के दे सकती है? अब ये तो दोनों का, जब आप कमल सर्च करोगे तो ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा। तो ये आपकी की हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि ये इससे रो का पता नहीं लग रहा, इसका भी पता नहीं लग रहा, इस रो का पता नहीं लग रहा, ये पूरी की पूरी इसको नहीं पता कर पा रही है, मेरे रिकॉर्ड को नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। अब एज दो, एज तो सबकी 25 है। अगर मैं बोल लूँ कि एज से आप मेरे को निकाल के दिखाओ, मेरे टेबल से आप 25 साल एज निकाल दो, तो आपको सब खुल जाएंगे। ये भी आप की बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि इससे किसी के रिकॉर्ड का ही पता नहीं लग रहा है। अब मैं बोलूँ उन्ना, एड्रेस, चौथा मैं बोल लूँ एड्रेस, क्या ये की बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों? उन्ना ये भी है, उन्ना ये भी है। अब उन्ना अगर मैं एड्रेस इसको की बना दूंगा तो उन्ना के नाम से मेरे पास दो बंदे आ जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा मैं मोबाइल नंबर के की बन सकती है? हाँ बन सकती है। क्यों बन सकती है? अगर मैं 701, ये मोबाइल नंबर इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है, इन सब का मोबाइल नंबर अलग है, तो ये भी मेरे पास एक की बन सकती है। इससे की का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 701 डाल लूं, ऊपर सर्च में 701 डाल लूं, तो मेरे पास सारा का सारा इसका रिकॉर्ड खुल जाए, ठीक है। समझ आया की का मतलब अब आपको? ठीक है, ये मेरे पास सुपर की। अब सुपर की, अब समझिएगा, सुपर की, अब समझो ये रोल नंबर प्लस अगर मैं साथ में इसके नाम भी डाल दूं,
तब भी तो मैं पूरे रिकॉर्ड को निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। 1 करके अगर मैं कमल लिख दूं, अब 1 एक अलग है, ये कमल अलग है। अब ये देखो मैंने ये लिख दिया तो सारा का सारा मेरा रिकॉर्ड निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ 4 करके कमल लिख दूं तो इस जो ये बंदा है कमल, इसका सारा का सारा रिकॉर्ड निकलेगा नहीं निकलेगा? हाँ जी निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे आगे आपके साथ मोबाइल नंबर लिख देता कि इस बंदे का रिकॉर्ड निकालो, 1 कमल और 701, तो आपके पास सारा का सारा रिकॉर्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ जी निकल जाएगा। आया समझ? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अब कैंडिडेट क्या होता है? एफिशिएंट वर्जन ऑफ किसका होता है? सुपर की का एफिशिएंट वर्जन, मतलब यूनिक होता है ये। कैंडिडेट की इज अ यूनिक की, मतलब देखो, अब देखो ये रोल नंबर है और ये मोबाइल नंबर है। अब देखो इस रोल नंबर से जब मैं सब कुछ पता कर पा रहा हूं, इस रोल नंबर से जब मैं, जैसे मैं एक रोल नंबर डाल रहा हूं, जब मेरे पास उसका सारा का सारा डाटा आ जा रहा है, इस बंदे का, इस कमल का मेरे पास सारा का सारा डाटा आ जा रहा है, तो फिर मुझे नाम डालने की क्या जरूरत है? मोबाइल नंबर डालने की क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या हुई मेरे पास? एक कैंडिडेट की हुई। सुपर की तो आपके पास सारी होगी, रोल नंबर प्लस नेम, अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बना दो सब कुछ सुपर की होगी। लेकिन इसका एफिशिएंट वर्जन मतलब इसका मिनिमल सबसेट, सबसेट का मतलब होता है कि सिर्फ इस रोल नंबर से मेरा कुछ निकल पा रहा है। हाँ जी निकल पा रहा है, तो ये क्या होगी मेरे पास? एक कैंडिडेट की। अब मैं बोलूंगा सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर से कुछ निकल पा रहा है? आप बोलोगे हाँ, मोबाइल नंबर डालोगे 701 डालोगे जैसे ही, वैसे ही मेरा रिकॉर्ड खुल जाएगा सारा का सारा, वैसे मेरा सब कुछ आया, ये कमल है 19 से 25। ठीक है, अब बताओ ये मेरे पास क्या हुई? एक दोनों कैंडिडेट की यूनिक है। ठीक है, यूनिक की है, तो ये क्या हुई मेरे पास? कैंडिडेट की। अब आता है प्राइमरी की का कंसेप्ट। अब देखो क्या हुआ, रोल नंबर ये एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि वो किसे प्राइमरी की रखना चाहे और किसे कैंडिडेट की रखना चाहता है। देखो अब इसमें सबसे बड़ी प्राइमरी की और यूनिक की में क्या, कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस रहता है? नॉट नल की क्या होती है? नॉट नल की। देखो रोल नंबर से तो आप बंदे को पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हो, जैसे इस रोल नंबर से आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेरा निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर क्या होता है? ये जैसे ये मोबाइल नंबर है ना आपके पास यहाँ पे, ठीक है, अब मोबाइल नंबर इस वाले कृतिका ने दिया ही नहीं है, इस वाले कमल ने दिया ही नहीं है, मोबाइल नंबर दे रखा है? मोबाइल नंबर नहीं दे रखा है। तो ये क्या है, इन्होंने क्या लिख दिया? या नल लिख दिया कि इन्होंने नंबर अभी नहीं दे रखा है, या नॉट अवेलेबल लिख दिया, या नॉट अवेलेबल की अभी इनके पास नंबर ही नहीं है। तो वो की जिसमें हमारे पास या नल आ जाए या बोले कि ये है ही नहीं अभी, तो वो की हमारे पास प्राइमरी की नहीं बन सकती। ठीक है, प्राइमरी की हमेशा फिल होनी चाहिए, जैसे ये 1 2 3 4 ये सारा है, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी एक प्राइमरी की हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ये देखो ये आपके पास यूनिक है, मतलब यूनिक मतलब इससे आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हो, मोबाइल नंबर से आप सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी? कैंडिडेट की। लेकिन अगर आपने इसको ही यूनिक की को, अगर इसमें जैसे इसमें नल है आपका, इसमें नल है, तो ये आपकी प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो इसमें प्राइमरी की सिर्फ आपकी रोल नंबर ही रह जाएगी। अब फॉरेन की क्या होती है? दैट क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। मान लो ये रोल नंबर, अब समझो, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये आपके पास यहाँ क्या है? रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर और कौन सा फैकल्टी पर आ रही है? फैकल्टी आईडी, ये कोर्स नेम। ठीक है, ये मान लो ये एमए है, ये बीए है, ये सीए है, ये फैकल्टी आईडी F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये रोल नंबर 1 2 3। अब देखिए रोल नंबर क्या कर रहा है? इस टेबल को इससे हमारा मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है? ठीक है, इस टेबल को इस टेबल के साथ रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इस टेबल के साथ रिलेशन बना रहा है, तो फिर क्या होगा? इस टेबल के साथ जब रिलेशन बना रहा है, ये देखो ये रिलेशन बना रहा है, तो ये की कौन सी हो जाएगी? रोल नंबर हमारे पास फॉरेन की हो जाएगी। दैट क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच जो रिलेशन निकाले, दो टेबल के बीच जो रिलेशन बनाए, उसी को हम फॉरेन की कहते हैं। अब अल्टरनेट की अदर देन प्राइमरी की, जो प्राइमरी की रोल नंबर को छोड़ के, जैसे रोल नंबर मेरी प्राइमरी की थी ना, इसको छोड़ के जो भी की होगी वो मेरे पास अल्टरनेट की होगी। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड आपको यहाँ समझ आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी है। तो मेरा ये कोशिश रही थी कि आपको DBMS एक ही क्लास में करवाने की कोशिश करूँ, तो शायद आपको एक ही क्लास में ये मिल भी जाए। ठीक है, तो अब
नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो थर्सडे को रहेगा। और जिसने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी है वो देखते रहिए प्लीज़, और सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा। जहां अगर आपको नहीं समझ आया होगा DB मैथ्स तो मुझसे पूछिएगा, टेलीग्राम पे हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।